हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इस वीडियो में हम एफकेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जीके के उसको देखेंगे। और ये आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं फॉर द पीडीएफ, और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो शुरू करते हैं एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम साथ के साथ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट्स है। कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर, देखिए इसमें मैंने इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए टू सेव द टाइम। तो कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर, सभी को पता है कलिंगा अवार्ड जो है वो साइंस के लिए है, और ये यूनेस्को देता है। यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और आर्ट में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, बाकी एफकेट के लिए बहुत सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारा देख लेना है। जैसे कि अपना दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के जितने हैं, स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हैं जैसे कि खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड आपको पता है किसके लिए देगा? एज द नेम सजेस्ट, द्रोणाचार्य यानी कि ये कोच के लिए होता है। और लिटरेचर के लिए काफ़ी अवार्ड है, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड है, और बुकर प्राइज़ है, और नोबल प्राइज़ भी है लिटरेचर में। लिटरेचर के काफ़ी सारे हैं, और ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, जो कि सबसे पहले किसे मिला था? 1965 में जी शंकरा कुरूप, जी शंकरा कुरूप को मिला था। ये एक मलयालम राइटर है। और अगर पहली वुमेन पूछे, पहली वुमेन कौन थी ज्ञानपीठ की, तो वो थी वो कौन थी हमारी? सम देवी थी, अशनापूर्णा देवी शायद। तो ये अवार्ड वाले पे मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और ऐसे ही और प्राइज़ हैं, जैसे कि जर्नलिज्म के लिए एक फेमस है, जर्नलिज्म के लिए पुलित्ज़र प्राइज़। और कौन से हैं? और नोबेल प्राइज़ पे भी आपको अलग से देखना ही है। नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल 1901 इनकी डेथ एनिवर्सरी पे दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। पहले 5 थे, फिर एक और बढ़ गया। 5 क्या क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायो की जगह क्या लिख दूँ? मेडिसिन। 3 तो ये हो गए, फिर एक हो गया लिटरेचर, और एक हो गया पीस। ये 5 थे, और 1969 में एक इकोनॉमिक्स भी इसमें जुड़ गया। और इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था नोबेल प्राइज़? तो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और उसके बाद जो उस पर मिला था सीवी रमन जी को मिला था 1930 में, और रमन इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देखनी है, और उस पर एक अलग वीडियो लाना ही बेहतर है। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन ये काफ़ी चला था, अगर आपको पता हो, डिफेंस पर्सनल के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए, ताकि उनको जो सेम रैंक से रिटायर हुए हैं फॉर हु हैव सर्व्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम लिमिटेड, उनकी जो वो है रैंक वो सारी सेम होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। तो ये इसके बेसिस पे था, ये करंट अफेयर्स था उस टाइम का, इस वजह से आया हुआ था। विच कंट्री एट बैंड हैविंग मोर देन वन चाइल्ड? सभी को पता है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो ये इसके लिए था, ये पुराना क्वेश्चन है। बांग्लादेश, आपको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री जो है वो किससे है? वो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। और इंडिया चाइना की बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, या अगर जम्मू कश्मीर है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो जो इंडिया और पाकिस्तान इस साइड है, तो ये वाला होता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इंडिया और चाइना के साइड जो है, इधर अक्साई चीन वाला, और इधर अरुणाचल के साइड, ये पूरा क्या है? LAC। दोनों ही अनऑफिशियल बॉर्डर हैं, एक कोई डिक्लेयर्ड नहीं है। तो इन माई फर्स्ट SSB इन 2017 ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, LOC और LAC का क्या डिफरेंस है। ये तकरीबन 400 कुछ किलोमीटर है, और ये 3488 किलोमीटर के आसपास है। ये शायद 776 किलोमीटर है। और 776 से एक और चीज़ आती है 776 BC, जब सबसे पहला ओलंपिक्स हुआ था एंशियंट, कहाँ पे? एथेंस, ग्रीस में। होस्ट ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हुआ है, आपको पता ही है, इतना न्यूज़ में चल रहा था, तो आने की चांसेस कहीं ज़्यादा। बर्मिंघम गेम्स करके भी न्यूज़ वाले यूज़ कर रहे हैं इसको, इंग्लैंड में है। और इससे और क्या इंपॉर्टेंट, नैरोबी केनिया जो है ये हेडक्वार्टर है किसका? UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। और इस बार की भी जो हाईएस्ट जो मेडल रहे हैं वो किसके पास रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के पास। मेडल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एफकेट जो है वो थोड़ा बहुत ही स्टैटिक है, कई बार और डीप में पूछ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के इस बार टोटल हुए हैं 178 मेडल्स, जिसमें से आप गोल्ड तो याद रखिए 67 गोल्ड हैं,
और 57 सिल्वर है और 54 ब्रॉन्ज है। मेडल टैली पे टॉप पे कौन रहा, तो वो रहा ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड ज़्यादा पीछे नहीं था। इंग्लैंड के टोटल थे 176 मेडल्स। और इंडिया की क्या थी इस बार, इंडिया की थी इस बार टोटल, आप लोगों ने फॉलो भी किया होगा, 61 मेडल हैं, जिसमें कि 22 गोल्ड हैं और 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज है। तो इंडिया याद रखना है आपको, और ये याद रखना है कि टॉप पे कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। और सबसे पहले ये कब हुआ था, ये जो गेम्स हैं ये पहला भी पूछ लेता है कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में सबसे पहली बार हुआ था ये। और इसका जो मोटो था इस बार का वो क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसका आप मोटो देख लीजिए। और इसमें एक चीज़ आती है कि लगभग 20 स्पोर्ट्स थे इसमें, इवेंट तो काफ़ी सारे हुए थे लेकिन 20 स्पोर्ट्स रहे थे लगभग। तो कॉमनवेल्थ गेम्स इज मच इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी दिस। चेयरमैन ऑफ इसरो, ये पता ही है अभी के कौन है, ये जब आया हुआ था तो उस टाइम तो आश किरण किरण कुमार थे। अभी जो है अपडेट होके आएगा तो सोमनाथ जी हैं। पहले आश किरण कुमार थे, उसके बाद के सिवान हुए, ये 2018 से 22 तक थे। और अभी 22 से जो है आगे अभी करंट अफेयर्स में ही अभी चेंज हुए हैं, सोमनाथ साहब ये हैं। इसरो हेडक्वार्टर आपको पता ही है बेंगलोर में है। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से आप हो सकता है कंफ्यूज होके मैरी क्यूरी मार दें, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की है, हेनरी बैक्वेरेल। अगर आपको एसआई यूनिट याद हो रेडियो एक्टिविटी की तो वो क्या है, बैक्वेरेल है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, फिर इंस्पायर होके जो मैरी क्यूरी हैं उन्होंने इसका यूज़ करके फिर रेडियो एक्टिविटी के 2 एलिमेंट इन्होंने खोजे थे, जो कि रेडियम बहुत ही पॉपुलर आपने सुना है, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर की है वो हेनरी बैक्वेरेल ने की है। और आपको पता ही होगा मैरी क्यूरी जो है वो कपल्स वो कहते हैं इनको, नोबल कपल, क्योंकि ये और इनके पतिदेव मिल करके दोनों को नोबल प्राइज़ मिला हुआ है, मतलब इनको भी मिला हुआ है, इनके पति को भी मिला हुआ है। तो ये एक इनको वो कहते हैं नोबल प्राइज़ कपल। रदरफोर्ड आपको पता ही है किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको पता है न्यूक्लियस की खोज इन्होंने की है। और ईटा पर नाच आपने जो बचपन में पढ़ा होगा, ईटा पर कैसे लिखते हैं, ईटा, अच्छा ईटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की है, प्रोटॉन की खोज की है ई गोल्डस्टिन ने, एज पर द एनसीईआरटी। और आप भी यही मानिए। रदरफोर्ड ने क्या किया है, गोल्ड्स फॉयल वाला अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिससे उनको क्या मिला था, न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने 1932 में। फर्मी क्या है, तो फर्मी भी एक आदमी थे, ये इनका क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह है इन्होंने उस पर काफ़ी अपना योगदान दिया है। जो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है तो इस पे इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, शुरू किया है। और 10⁻⁻15 मीटर को हम कहते हैं 1 FM। न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा आपने केमिस्ट्री में, 1 फर्मी। सीवी रमन नोबेल प्राइज़ आपको भी पता ही था कि 1930 में इन्हें वो मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। किस लिए मिला हुआ है, स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट या फिर कह लें तो इस पे इनको मिला हुआ है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो डिफ्रैक्शन हमको पता है कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें और यहाँ से हम अगर लाइट भेजें तो यहाँ पे हल्की सी बेंडिंग हो जाएगी, तो जो लाइट का वेव नेचर शो करेगी, तो ये डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इंटरफेरेंस क्या है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 वेव्स से एक रिजल्टेंट बनेगा, एक वेव है, ये दूसरी वेव ले लेते हैं, इनका रिजल्टेंट ग्राफ बना देंगे तो उसे बोलेंगे इंटरफेरेंस। और पोलराइजेशन क्या होता था कि अगर पोलराइजेशन है कि एक जो लाइट है, जो भी वेव है ट्रांसवर्स वेव, उसको रेस्ट्रिक्ट करना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये आपने 12th में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ से कोई ऐसे लाइट है, मान लेते हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स है, मीन्स द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे अगर हमने एक पोलराइजर लगा दिया थीटा डिग्री एंगल पे, तो अब जो है केवल इसी एंगल वाली आगे पास हो जाएगी और जो बाकी सारी हैं वो सारी पास नहीं हो पाएंगी बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजर। सो व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में क्या करते हैं, हम उस वेव को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे ही। आगे देखते हैं। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी लेयर में होती है, तो वो होती है आयनोस्फेयर में। ये भी आपने 11th 12th में ही पढ़ा होगा,
ऐसे करते हैं, ऐसे फेंकते हैं और ऊपर वाली लेयर से टकरा के फिर ऐसे करके इस लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, देखिए सबसे पहले लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर या फिर यहीं पे साथ में आइनोस्फेयर और मीसोस्फेयर, उसके बाद तो एक्सोस्फेयर। तो उल्टा चलता है, मतलब यहाँ सबसे कम होगा टेम्परेचर, फिर यहाँ ज़्यादा होगा, सॉरी मीसो पहले आएगा, फिर थर्मो आएगा, फिर मीसो में भी सबसे कम होगा और थर्मोस्फेयर में भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। ये टेम्परेचर की बात हो रही है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलता है हमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ओजोन, O3 से दिखाते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आइनोस्फेयर आपको बता दिया। और ट्रोपोस्फेयर क्या है? जो पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, वेजिटेशन है, सांस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो किस लेयर में हो रही है? सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर की। धीरे धीरे आप जैसे ही ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है आपको नहीं मिलेगा, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। मीसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर, कोल्डेस्ट लेयर, सबसे कोल्डेस्ट ये वाली लेयर है मीसोस्फेयर। और इसी में जो ऊपर से मीटेरॉइड मीटेरॉइड ये सब टूट टूट के आते हैं, तो मीसोस्फेयर में ही वो जल जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीटेरॉइड एंड मीटियोर। वो चलिए लंबा हो जाएगा वीडियो। वाइस रॉय कौन थे जब साइमन कमीशन आया? साइमन कमीशन आपको पता ही है 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। तो भारत ये काहे लिए आए थे? ये जो वो था ना 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये उसकी थोड़ा सा वो करने के लिए आया था, रिवीजन या एक तरह से कह लें जांच करने कि क्या है, ठीक है यहाँ पे है कि नहीं। और ऑल इंडिया और सारे इसमें वाइट ही थे, 7 मेंबर्स थे इसमें और सारे के सारे वाइट थे। तो फिर हमारे यहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। और उस टाइम कौन थे वो क्या कहते हैं वाइसराय? तो वो थे लॉर्ड इरविन, क्योंकि लॉर्ड इरविन जो है 1900 कब थे? 26 से थे शायद, हाँ 1926 से 31 तक थे। और इसी बीच यानी 28 में ये आया हुआ था, लॉर्ड इरविन था। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के लिए बहुत ही फेमस है। मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हुआ था, मॉन्टैग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 है। और जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स वो 1909 है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। और उसके बाद फिर लॉर्ड रीडिंग भी बीच में थे, ये 21 से 26 तक थे। और जो वेलिंगटन थे वो उसके बाद 31 तक ये हुआ। और इरविन के बाद ये आ गया वेलिंगटन 31 से 36। यानी कि सबसे पहले इसमें से कौन सा था? ये चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड कब से था? 16 से 21, 16 से 21 चेम्सफोर्ड था। फिर 21 से 26 हमारा रीडिंग हो गया। उसके बाद आया लॉर्ड इरविन तीसरा, उसके बाद आया वेलिंगटन। इसमें से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। उसके बाद देखते हैं गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन, कि गांधी जी कब गए थे पढ़ने बाहर? 1893 में ये गए थे साउथ अफ्रीका। और उसके बाद 15/7 यानी लगभग 22 साल बाद ये वापस आए 1915 में। और उसके बाद इन्होंने चालू किया 1917, आपको पता ही है चंपारण इंडिगो वाला। 1918 आपको पता है एक अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह। और 1919 आपको पता ही है वो वाला रिवोल्ट, राउलेट एक्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। और जलियांवाला बाग मैसकर जिसे कहते हैं। टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विथ, आपको पता ही होगा टोडरमल जो है वो जो अकबर के कोर्ट में थे। और अकबर के कोर्ट में आपको पता है कि 9 ज्वेल्स थे। स्क्रीन में थोड़ा सा इशू है इसलिए राइटिंग ठीक नहीं लिख पा रहा हूँ। और अकबर के कोर्ट में ये 9 जेम्स थे ना, जो 9 रत्न जिसे कहते हैं, उसमें से एक टोडरमल भी थे, वो जो कि किससे एसोसिएटेड थे? फाइनेंस से। नाम से लग रहा है कि म्यूजिक व्यूजिक तो लग नहीं रहा है, ठीक है। और इनके 9 ज्वेल्स की अगर बात करें तो आपको पता होगा कौन है। पहला तो बीरबल, बीरबल जो उनका नाम क्या है, असली नाम क्या है? महेश दास, जो कि कौन थे? एक एडवाइज़र थे एक तरह से उनके कोर्ट में। और एक और फेमस है मियाँ तानसेन, आपको पता हो इनका असली नाम था तन्ना मिश्रा, मिश्रा जी थे। तो मियाँ तानसेन तो पता ही है आपको, कोर्ट सिंगर हैं ये, कोर्ट सिंगर। और बीरबल के ही काउंटर पार्ट जो था, जो उनकी थोड़ी
अपोजिट खिल्ली करता था या इन दोनों के बीच थोड़ा सा राइवलरी टाइप का चलता था, वो कौन था? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, ये बीरबल का जो है काउंटर पार्ट। और फैजी आपको पता होगा, फैजी कोर्ट पोएट था, ये कोर्ट पोएट है। और अबुल फजल, अबुल फजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अबुल फजल ने ही इनकी वो लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है एन ए अकबरी। ये इतना डीप में शायद एफकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलग एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। और एन ए अकबरी के कई पार्ट थे, वो हिस्ट्री में अगर मैं कभी वीडियो लाऊंगा तो उसमें डिटेल में बता दूंगा। और दो चार लोग और हैं, 1 2 3 4 5, और कौन बचा? एक है अब्दुल रहीम खान ई खाना, अब्दुल रहीम खान ई खाना। ये हिंदी कपलेट्स लिखते थे, हिंदी कपलेट यानी दोहा शेर टाइप की जो चीज़ें हैं वो ये लिखते थे। और एक जो सूफी सिंगर इनके में थे, फ़कीर उज़्ज़ुद्दीन करके नाम था इनका, याद नहीं आ रहा, फ़कीर अज़्ज़ुद्दीन जो हैं वो सूफी सिंगर थे। या निज़ामुद्दीन औलिया, ये वाले। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, दो लड़के और थे कोई। अच्छा हाँ, एक तो ये अपने टोडरमल ही हो गए, राजा टोडरमल, इनको टाइटल मिला था राजा। और एक और थे, राजा से ही याद आ गया, राजा मान सिंह। तो ये सारे 9 जेम्स थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर, एंड टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद द फाइनेंस। रशियन नेम ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य, ये आपको पता है इंडिया का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, इसका रशियन नेम है एडमिरल गोरशकोव। और इंडिया के पास देखिए अभी एक ही है, अभी अभी अगस्त में ही, अगस्त चल भी रहा है वैसे तो, क्या चल रहा है ये? हाँ अगस्त ही चल रहा है, अगस्त में ही वो कमीशन हुआ है आईएनएस विक्रांत, जो कि बहुत सालों से बन ही रहा था। और शायद फाइनल ट्रायल्स हो गए हैं कि नहीं, एकदम ताज़ा ताज़ा बात है ये, लगभग 1 महीने पहले की बात है। आईएनएस विक्रांत भी कमीशन हो गया है, या फिर आखिरी ट्रायल्स में ऐसा कह सकते हैं। और हमारे पास जो आईएनएस विक्रांत एक पहले भी था, आईएनएस विक्रांत हमारे पास सबसे पहले था, बहुत पहले, लगभग 1990s की बात है, तो ये डीकमीशन हो गया। फिर हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विराट, जो कि 1897 से था, और अभी अभी 2017 में ये भी डीकमीशन हो गया था। और अभी अपने पास सिर्फ एक ही बचा था, आईएनएस विक्रमादित्य करंटली। फिर अगस्त 2022 में क्या होता है, यानी लगभग 1 महीने पहले, अब हमारे पास एक और आ चुका है आईएनएस विक्रांत, और एक और अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी जो शुरू होगा, मतलब प्रोजेक्ट है आईएनएस विराट हो गया, विक्रमादित्य, विशाल, जो कि 2025 तक कमीशन होने की बात कही गई है। ये 4-5 साल पहले मैंने ये पढ़ा था, तो अब हो सकता है कि ये डिले ही हो जाए, 2027 तक जो है कमीशन होगा। यानी हाउ मेनी एयरक्राफ्ट कैरियर वी हैव करेंटली? तो आइदर 1 और 2, आईएनएस विक्रमादित्य तो अगर ऑप्शन में है तो एक ही, और अगर विक्रांत भी है तो अब 2 हो जाएंगे। 4-5 महीने बाद तो शायद दोनों ही मानने लगे। और विक्रांत और विराट डीकमीशन हो चुके हैं, और विशाल जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है वो 2025 में कमीशन होने की बात कही गई है। लाइन जॉइनिंग द इक्वल टेम्परेचर, तो आपको सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इक्वल टेम्परेचर, आइसो का मतलब ही होता है बराबर, तो थर्म, आइसोथर्म मतलब इक्वल टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी है, थर्मोडायनेमिक्स बता दूं, आइसोबार में होता है सेम प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होगा इसमें, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। एडियाबैटिक, आइसोचोरिक, आइसोबैरिक, चलो ये रहने देते हैं, इसमें देख लेते हैं। आइसोमर क्या होता है? ये केमिस्ट्री में होता है कि जब केमिकल फॉर्मूला सेम हो, केमिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो, और इनका जो ओरिएंटेशन है या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाए। स्ट्रक्चर जैसे कि अगर हम ले लें ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, और एन लिखा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो मैं ब्रोमो यहाँ लगा सकता हूँ, या फिर हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, यहाँ ब्रोमो लगा सकते हैं। तो इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया, तो दिस इज नोन एज आइसोमर, आइसोमेरिज्म। और आइसोबार में सेम प्रेशर है। आइसो हाइट, अगर किसी को पता हो, किसी ने ज्योग्राफी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी हो, तो सबसे लास्ट में जाके मिलेगा। आइसो हाइट का मतलब है मैप में उन पॉइंट्स को जोड़ना जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ
रेनफॉल हो, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो उसको हम बोलते हैं आइसो हाइट। तो ये क्वेश्चंस थे एफकेट के, और ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस लाके कोशिश करूंगा मैं एफकेट से पहले सारी सीरीज कंप्लीट करा दूं। और हेलो, माय नेम इज़ विनय यादव, आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच एंड आई वांट टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड, because I'm done with all my SSBs and FCAT exam. I had cleared FCAT 4 times plus EKT in mechanical 4 times and UPSC CDS also 4 times. You can connect me on today's.newspaper. यहाँ पे तकरीबन 6000 हैं और आपको यहाँ क्विज़ और रेलिवेंट कोर्ट्स करंट अफेयर्स यहाँ मैं अपडेट करता हूँ रोज ही। और CDS ब्लैक नाम का आप टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन फॉर द PDF and PPT files. Thank you. Have a good day. Take care.